सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम वाक्य के बारे में पढ़ रहे हैं, वाक्य विचार टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने वाक्य क्या होता है, वाक्य की परिभाषा हमने पढ़ी, वाक्य की विशेषताएं क्या होती हैं, वाक्य के कितने प्रमुख अंग या अवयव होते हैं। उन प्रमुख अंग या अवयवों में हमने एक उद्देश्य और दूसरा विधेय, इन दो अंगों के बारे में विस्तार से पढ़ा है कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय किसे कहते हैं। उद्देश्य के दो उपभेद और विधेय के दो उपभेद, इन सब का विस्तार से पूरा विवरण हमने पढ़ा है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि वाक्य के भेद कितने होते हैं और उन भेदों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो हम वाक्य के भेदों को दो आधारों पर पढ़ेंगे, एक रचना के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। पहले हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद क्या हैं और उनकी पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को यदि पढ़ते हैं तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के माने जाते हैं। अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के माने जाते हैं। तीन कौन कौन से होते हैं? पहला है साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के माने जाएंगे, एक साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। चलिए पहले लेते हैं साधारण वाक्य को कि साधारण वाक्य क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है। तो देखिए, इसकी पहचान है, यदि किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है। उद्देश्य यानी कर्ता और विधेय यानी क्रिया, कि कर्ता पद भी एक ही होता है और क्रिया पद भी एक ही होता है। तो यदि किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य भाग हमें लिखा हुआ मिलता है और एक ही विधेय हमें लिखा हुआ मिलता है तो वह वाक्य साधारण वाक्य कहलाता है। कहीं कहीं साधारण वाक्य को सरल वाक्य के नाम से भी पुकार दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, आपके पास कोई भी वाक्य आया है, उस वाक्य में पहले उद्देश्य और विधेय को हमें छांटना है। यदि उनकी संख्या एक एक प्राप्त होती है, उद्देश्य भी एक ही मिलेगा, विधेय भी एक ही मिलेगा, तो वह वाक्य साधारण वाक्य माना जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। पहला है, मैं रोजाना घूमने जाता हूं। मैं रोजाना घूमने जाता हूं। इस वाक्य में उद्देश्य कौन है? तो उद्देश्य है मैं और विधेय कौन है? विधेय है जाता हूं। मैं उद्देश्य हो गया, विधेय जाता हूं हो गया, और रोजाना घूमने, इसको हम विधेय का विस्तार कह देते हैं। तो देखिए, यहाँ उद्देश्य की संख्या एक प्राप्त हो रही है और विधेय की संख्या भी एक ही प्राप्त हो रही है। इस वाक्य में एक ही उद्देश्य एक ही विधेय आया है, तो यह साधारण वाक्य माना जाएगा। ऐसे देखिए, दूसरा वाक्य है, परिश्रम से पढ़ने वाला अभ्यर्थी निश्चित सफल होता है। परिश्रम से पढ़ने वाला अभ्यर्थी निश्चित सफल होता है। इस वाक्य में बताइए उद्देश्य कौन है और विधेय कौन है। तो यहां देखेंगे, इसमें अगर हम विस्तार से देखें तो अभ्यर्थी ये मुख्य कर्ता है, वास्तविक कर्ता है, तो ये तो उद्देश्य हो गया। और इसकी विशेषता में आ रहा है परिश्रम से पढ़ने वाला, तो ये इसका विस्तार होगा, उद्देश्य का विस्तार माना जाएगा। फिर सफल होता है, ये इसका विधेय है, सफल होना क्रिया विधेय है, और निश्चित को हम विधेय का विस्तार मान लेते हैं। अब संख्या देखें कि उद्देश्य कितने आए, तो उद्देश्य एक ही आ रहा है, और विधेय कितने आए, विधेय भी एक ही आ रहा है। एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होने के कारण यह वाक्य साधारण वाक्य माना जाएगा। ऐसे देखिए, घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य होगा? तो देखिए, इसमें उद्देश्य कौन है? क्रियार्थक संज्ञा है घूमना, तो यह इसका उद्देश्य है।
और होना क्रिया है, ये इसका विधेय है, और बीच में स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद, इसको हम विधेय का विस्तार मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी उद्देश्य एक ही लिखा हुआ है और विधेय भी एक ही प्राप्त हो रहा है। एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होने के कारण यह साधारण वाक्य माना जाएगा। फिर देखिए, राम और श्याम यहाँ पढ़ते हैं। राम और श्याम यहाँ पढ़ते हैं। इस वाक्य में हम देखें तो यहाँ पर उद्देश्य कौन होगा, कर्ता कौन है, राम और श्याम ये कर्ता है, एक ही उद्देश्य भाग लिखा हुआ है, और पढ़ते हैं ये विधेय भाग भी एक ही लिखा हुआ है। यहाँ जो है वो विधेय का विस्तार है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस वाक्य में भी एक ही उद्देश्य आ रहा है, एक ही विधेय आ रहा है, दोनों की संख्या एक एक होने के कारण इस वाक्य को साधारण वाक्य माना जाएगा। देखिए, यहाँ कई बार अपन देखते हैं कि और से जुड़ा हुआ कोई वाक्य आता है, उसको संयुक्त वाक्य मान लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा और शब्द का प्रयोग हो रहा है तो आप ये देखिए पहले कि वो और शब्द शब्दों को जोड़ रहा है या वाक्यों को जोड़ रहा है। अगर ये दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है तब तो वहाँ इसे साधारण वाक्य ही माना जाएगा। अगर ये शब्दों को जोड़ने का काम करता है तो वहाँ इसे साधारण वाक्य माना जाता है, और यदि यह और शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है तब इसे संयुक्त वाक्य माना जाता है। तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं जो और शब्द आ रहा है वो राम श्याम इन दो शब्दों को ही जोड़ रहा है, वाक्यों को नहीं जोड़ रहा, तो यह साधारण वाक्य ही माना जाएगा। लेकिन इसको हम बोलते हैं राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, तो वहां और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा तो उसको संयुक्त वाक्य माना जाएगा। इसमें जो वाक्य है राम और श्याम यहाँ पढ़ते हैं, यह रचना के आधार पर साधारण वाक्य हुआ है क्योंकि इसमें उद्देश्य एक है और विधेय भी एक ही आया है। फिर ऐसे ही देखिए, मैंने आम और केले खरीदे। इस वाक्य को बताएं रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य होगा। तो यह भी साधारण वाक्य, सरल वाक्य है। क्यों? देखिए, इसमें उद्देश्य एक ही है मैंने, और विधेय एक ही है खरीदे। एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होने के कारण यह साधारण वाक्य माना जाएगा। इसमें भी जो और शब्द आया है वो दो शब्दों को, आम केले, इन दोनों शब्दों को ही जोड़ने का काम कर रहा है, वाक्य को नहीं जोड़ रहा है, तो यह वाक्य भी साधारण वाक्य माना जाएगा। तो इस तरीके से और वाले वाक्य पर ध्यान रखना है, शब्दों को जोड़ने के रूप में अगर ये आता है तो वहाँ साधारण वाक्य, सरल वाक्य में इसे लेना है। ऐसे देखिए, सभी लोगों ने उस अद्भुत दृश्य को देखा। रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें उद्देश्य है लोगों ने, ये तो उद्देश्य हो गया, और देखा ये विधेय हो गया। बाकी सभी जो शब्द है वो उद्देश्य का विस्तार है और उस अद्भुत दृश्य को ये विधेय का विस्तार है। कहने का भाव अपना कि यहाँ बताएं संख्या, उद्देश्य की संख्या कितनी है तो एक प्राप्त हो रही है, और विधेय की संख्या कितनी है, एक है। एक ही उद्देश्य एक ही विधेय हुआ, इसलिए ये साधारण वाक्य हो गया है। फिर देखिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता सदा बनी रहे। राष्ट्र की एकता और अखंडता सदा बनी रहे, रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य होगा। तो यहाँ पर भी देखिए, एकता और अखंडता ये उद्देश्य के रूप में प्रयुक्त हुआ है। एकता और अखंडता उद्देश्य है, बनी रहे ये विधेय है। बाकी राष्ट्र की ये उद्देश्य का विस्तार हो गया, और सदा ये क्रिया का है तो विधेय का विस्तार हुआ। इस तरीके से यहाँ पर भी उद्देश्य की संख्या एक, विधेय की संख्या एक है, इसलिए यह वाक्य साधारण वाक्य माना जाएगा। तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि यदि कोई भी वाक्य अपने पास में आया, रचना के आधार पर भेद पूछा गया, तो उसमें उद्देश्य और विधेय को पहले अलग करेंगे, छांटेंगे, उनकी संख्या एक एक ही प्राप्त होती है, तो वह वाक्य साधारण वाक्य, सरल वाक्य मान लिया जाता है। अब देते हैं दूसरा, चलते हैं मिश्र वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिए, यदि किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य
और एक या अनेक आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक तो प्रधान उपवाक्य हमें पढ़ने को मिलेगा और उसके साथ एक या अनेक आश्रित उपवाक्य लिखे हुए मिलेंगे, तो वह वाक्य मिश्र वाक्य माना जाएगा। यदि किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अनेक आश्रित उपवाक्य होते हैं तो वह मिश्र वाक्य माना जाता है। अब इसकी पहचान हम कैसे करें? तो पहचान का एक तरीका है, यदि कोई भी वाक्य अपने पास में आ रहा है, उस वाक्य में योजक शब्द देखना है कि बीच में छोटा की हमें कहीं लिखा हुआ मिल जाता है तो वो वाक्य मिश्र वाक्य माना जाएगा। की से जुड़ा हुआ, छोटे की से जुड़ा हुआ कोई भी वाक्य है वो मिश्र वाक्य होगा। अथवा जो जोड़े के साथ दो दो योजक शब्द वाक्य में आते हैं, जोड़े के रूप में लिखे जाते हैं। जोड़े रूप में कैसे? जो, सो, जब, तब, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ऐसे ये जोड़े के रूप में आ रहे हैं। तो ऐसे शब्द अगर वाक्य में लिखे हुए मिल जाते हैं तो वह वाक्य भी मिश्र वाक्य माना जाता है। इसकी पहचान का तरीका हम देखें तो पहचान के लिए यदि किसी वाक्य में योजक शब्द के रूप में की, छोटा की है, वो की शब्द का प्रयोग हो रहा हो, ये पहली पहचान। अथवा जोड़े के रूप में, जोड़े के साथ आने वाले दो दो योजक शब्दों, जो, सो, ये जोड़ा हो गया या जो, वह जोड़ा हो गया, जब, तब, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ऐसे ये जोड़े के रूप में योजक शब्द आ रहे हैं। इनका यदि वाक्य में प्रयोग हो रहा हो तो वह वाक्य मिश्र वाक्य माना जाता है। तो पहचान हो रही है, पहली छोटी की से जुड़ा हुआ वाक्य आ जाए तो मिश्र वाक्य होता है, या दो दो जोड़े के साथ जो योजक शब्द आते हैं वो आ जाए तो वो मिश्र वाक्य माना जाता है। एक और पहचान मुख्य रूप से आप याद रख सकते हैं, यदि कोई वाक्य हमारे सामने आता है, उस वाक्य का हम एक भाग पढ़ते हैं, एक भाग पढ़ने पर यदि मन में कोई जिज्ञासा का भाव आ जाता है कि आगे क्या होने वाला है, तो जिज्ञासा का भाव आते ही वह मिश्र वाक्य मान लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि राम ने कहा, इतना सा बोल के छोड़ दिया, तो मन में प्रश्न आएगा कि क्या कहा, मन में जिज्ञासा हो गई। तो राम ने कहा कि मैं जयपुर जा रहा हूँ, या राम ने कहा कि हमें सत्य बोलना चाहिए। तो दूसरा भाग बोलने पर पूरा भाव स्पष्ट हो रहा है। तो ऐसे भी आप पहचान करके देख सकते हैं, यदि किसी वाक्य के एक भाग के बोले जाने पर दूसरे भाग को सुनने के लिए मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है तो वह वाक्य मिश्र वाक्य माना जाता है। पहचान दो आपके सामने आ गई, एक छोटे की वाली, दूसरी दो दो योजक शब्दों वाली। जैसे देख लीजिए कुछ उदाहरण। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य होगा? तो यहाँ आप देख रहे हैं यह वाक्य की से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह मिश्र वाक्य माना जाएगा। ऐसे शिक्षक ने कहा कि पृथ्वी गोल है, रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य है? तो इसमें भी आप देख सकते हैं की से यह वाक्य जुड़ा हुआ है तो यह मिश्र वाक्य माना जाएगा। फिर देखिए, जो मेहनत करते हैं वे निश्चित सफल होते हैं, जो मेहनत करते हैं वे निश्चित सफल होते हैं, रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य होगा? तो यह मिश्र वाक्य होगा। क्या पहचान हुई? तो आप पहचान देख सकते हैं, जोड़े के साथ आने वाले शब्द जो, वे, ये जोड़े के साथ आने वाले योजक शब्द हो गए तो यह मिश्र वाक्य माना जाएगा। दूसरी पहचान का तरीका देखें, हम केवल इतना बोलते हैं जो मेहनत करते हैं, इतना बोल के छोड़ दिया तो मन में जिज्ञासा होगी कि क्या आगे क्या होगा, तब उसका उत्तर दूसरे भाग से हमें प्राप्त होता है तो यह मिश्र वाक्य माना जाएगा। ऐसे देखिए, जितनी मेहनत करोगे उतनी ही सफलता मिलेगी। हम जितनी मेहनत करेंगे हमें उतनी ही सफलता मिलती है। रोजाना हम 8 घंटे पढ़ेंगे तो 80% गारंटी हो जाती है पास होने की। यदि 10 घंटे नियमित रूप से परीक्षा तक लगातार पढ़ेंगे तो 100% गारंटी हो जाती है पास होने की। इस तरीके से जितनी मेहनत करोगे उतनी ही सफलता मिलेगी, रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य होगा? तो देखिए, इसमें जितनी, उतनी, ये जोड़े के साथ आने वाले योजक शब्द हो गए, इनका प्रयोग होने के कारण मिश्र वाक्य माना जाएगा। ऐसे ही है, यदि तुम भी मेहनत करोगे तो निश्चित सफल हो जाओगे,
आज तक चाहे सफल हुए या नहीं हुए, लेकिन अब है यदि आज से भी आप मेहनत करेंगे, लगातार नियमित रूप से 8-10 घंटे रोजाना पढ़ेंगे, निश्चित योजना बनाकर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। तो यह है, यदि तुम भी मेहनत करोगे तो निश्चित सफल हो जाओगे। रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य होगा? तो ये भी मिश्र वाक्य होगा। क्या पहचान हुई? तो यदि, तो ये जोड़े के साथ आने वाले योजक शब्द हो गए, इनका प्रयोग होने के कारण यह मिश्र वाक्य माना जाएगा। और वैसे देखें, यदि हम एक भागी बोलते हैं, यदि तुम भी मेहनत करोगे, तो आगे जिज्ञासा का भाव मन में आ रहा है, प्रश्न मन में उठता है, तो यह वाक्य मिश्र वाक्य माना जाता है। तो ये चीज होती है पहचान। परिभाषा दे तब तो ये होती है कि मिश्र वाक्य में एक तो प्रधान उपवाक्य होता है तथा उसके साथ एक या अनेक आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो वह मिश्र वाक्य माना जाता है। पहचान के लिए दो तरीके हो गए, या तो वाक्य में छोटा की लिखा हुआ हमें मिले तो मिश्र वाक्य होगा, या फिर जोड़े के साथ आने वाले दो दो योजक शब्द लिखे हुए मिलें तो मिश्र वाक्य होगा। अब प्रश्न आता है कि ये प्रधान उपवाक्य क्या होता है, आश्रित उपवाक्य क्या होता है और इनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं? तो इनकी पहचान करने का तरीका अब देखिए। कोई भी मिश्र वाक्य है, उस वाक्य में प्रधान उपवाक्य कौन सा है? प्रधान उपवाक्य को ही स्वतंत्र उपवाक्य भी कह देते हैं। चाहे प्रधान उपवाक्य बोल दो और चाहे स्वतंत्र उपवाक्य बोल दो, दोनों एक ही बात होती है। तो प्रधान या स्वतंत्र उपवाक्य और दूसरा साथ में है आश्रित उपवाक्य, इनकी पहचान करने का क्या तरीका होता है, कैसे हम पहचान कर सकते हैं? तो अभी तो हमने दो पहचान पढ़ी थी कि मिश्र वाक्य की पहचान के दो तरीके हैं, एक तो की से जुड़ा हुआ वाक्य और एक दो दो योजक शब्दों वाला वाक्य। दोनों में ही देखिए, योजक शब्द की से जुड़ा हुआ मिश्र वाक्य होने पर यदि की वाला वाक्य आपके सामने आ जाता है और उसमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य छांटना है, तो कैसे पता लगाओगे? तो देखिए, की से पहले लिखा हुआ वाक्यांश, जो की से पहले वाक्यांश लिखा हुआ मिले उसको तो हमेशा प्रधान या स्वतंत्र उपवाक्य मानना है। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो की से पहले गांधी जी ने कहा, ये वाक्यांश है वो प्रधान उपवाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य माना जाएगा। और दूसरा, की से लेकर के अंत तक जो लिखा हुआ है वो वाक्यांश आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। तो की वाले में ध्यान रखेंगे, की से पहले जो लिखा हुआ है वो हमेशा प्रधान या स्वतंत्र उपवाक्य माना जाएगा और की से लेकर के अंत तक का जो भाग है वो भाग आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। और दूसरी जो पहचान थी, दो दो योजक शब्दों से जुड़ा हुआ मिश्र वाक्य होने पर, दो दो शब्दों वाला मिश्र वाक्य आ जाए तो उसमें कैसे पहचान करेंगे? तो उसमें देखिएगा, जिस वाक्यांश में जय या ये से आरंभ होने वाला योजक शब्द लिखा हुआ हो, वाक्यांश देखिए, और जिसमें जैसे आरंभ होने वाला या ये से आरंभ होने वाला योजक शब्द हमें प्राप्त हो रहा है, उसको तो मानना है आश्रित उपवाक्य। और जिस वाक्यांश में जय या ये के अलावा अन्य वर्ण से आरंभ होने वाला योजक शब्द लिखा हुआ है तो उसको मानना है प्रधान उपवाक्य। ध्यान देंगे, जो जय या ये वाला शब्द जिसमें आ रहा है उस वाक्य का, उस वाक्यांश को हमें आश्रित उपवाक्य मानना है, और जय ये के अलावा दूसरा जो शब्द हमें प्राप्त हो रहा है उसको प्रधान उपवाक्य मानना है। तो दोनों वाक्यों के अलग, की वाला वाक्य आए तो अलग तरीके से पहचान होगी, दो दो योजक शब्दों वाला वाक्य आए तो अलग तरीके से पहचान होगी। जैसे वाक्य आपके सामने आ रहा है, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, ये मिश्र वाक्य है, की से जुड़ा हुआ है इसलिए मिश्र वाक्य हो गया। अब मिश्र के बाद में पूछा जाएगा इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है और आश्रित कौन सा है? तो की से पहले क्या लिखा हुआ है? गांधी जी ने कहा, ये भाग तो प्रधान उपवाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य माना जाएगा। और की से लेकर के अंत तक की सदा सत्य बोलो, इसको हम कहेंगे आश्रित उपवाक्य मान लिया जाएगा। ऐसे देखिए, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य है? तो हम बताएंगे मिश्र वाक्य है। कैसे हुआ मिश्र वाक्य? तो पहचान हो गई, जो वह, ये जोड़े के साथ वाले योजक शब्द आ गए तो ये मिश्र वाक्य हो गया। अब मिश्र हो गया तो प्रधान और आश्रित उपवाक्य छांटिए।
तो देखिए इसमें पहला भाग है जो मेहनत करेगा, ये पहला भाग, वह सफल होगा, ये दूसरा भाग। तो जिस भाग में जय या ये वाला शब्द हो, तो इसमें जो ये जैसे आरंभ शब्द लिखा हुआ है, तो ये भाग तो होगा आश्रित उपवाक्य, और इसके अलावा अन्य शब्द वैसे शुरू हो गया, वह ये अन्य शब्द हो गया, तो ये होगा प्रधान उपवाक्य। तो जिस भाग में जय या ये से आरंभ होने वाला शब्द है वो आश्रित उपवाक्य होता है, अन्य शब्द है वो प्रधान उपवाक्य माना जाता है। ऐसे देखिए, यदि तुम भी मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य हुआ? तो उत्तर है मिश्र वाक्य। क्या पहचान हुई? यदि तो इन दो योजक शब्दों से जुड़ा हुआ है, इसलिए मिश्र वाक्य हो गया। तो अब बताएं इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है, आश्रित उपवाक्य कौन सा है? इसके दो भाग हो रहे हैं। यदि तुम भी मेहनत करोगे पहला भाग, तो सफल हो जाओगे, ये दूसरा भाग। अब जिस भाग में जय या ये से शुरू होने वाला योजक शब्द, तो इसमें ये से शुरू होने वाला है, यदि ये आ गया तो इसको हम मानेंगे आश्रित उपवाक्य, और अन्य शब्द है उसको मान लेंगे प्रधान उपवाक्य मान लिया जाएगा। तो ये आश्रित की और प्रधान की पहचान करने का एक तरीका है। की वाला वाक्य आए तो की से पहले जो है उसको प्रधान उपवाक्य मान लो, और की के साथ को लेकर अंत तक आश्रित उपवाक्य मान लो। दो दो योजक शब्दों वाला आए तो जिसमें जय या ये वाला शब्द है उसको आश्रित मान लो, और अन्य शब्द है उसको प्रधान उपवाक्य मान लो। अब चलते हैं आश्रित उपवाक्य के भेद। उस तरीके से तो अपन आश्रित की और प्रधान की पहचान कर लेंगे। अब आगे आश्रित उपवाक्य होते हैं वे भी तीन प्रकार के माने जाते हैं। कभी पूछा जाए आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आश्रित उपवाक्य भी तीन प्रकार के होते हैं। तीन कौन कौन से होते हैं? पहला संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा विशेषण आश्रित उपवाक्य, और तीसरा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब इनकी पहचान कैसे करते हैं? तो एक तो सीधी पहचान हम देखें, ज्यादातर जिस वाक्य में की शब्द जुड़ जो आश्रित उपवाक्य की से शुरू होता है, की से शुरू होने वाला प्रायः संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। जो आश्रित उपवाक्य संबंधवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं, जो, जिसे, जिसको, जिसने, ऐसे जो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द वाला आश्रित उपवाक्य आ जाता है तो वह होता है विशेषण आश्रित उपवाक्य। और संबंधवाचक सर्वनाम के अलावा अन्य योजक शब्द, कहीं जैसा, जैसी, जैसे, कहीं जितना, जितनी, जितने, जहां, यदि, यद्यपि, ऐसे शब्द आ जाते हैं तो उसको हम क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य मान लेते हैं। ये पहचान करना सीखेंगे, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। सबसे पहले देखिए संज्ञा आश्रित उपवाक्य क्या है, इसकी पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए पहले परिभाषा है, ऐसा उपवाक्य जो वाक्य में प्रयुक्त वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है अथवा संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है। कोई भी ऐसा उपवाक्य आ जाता है जो या तो संज्ञा का कार्य करता है या फिर कोई संज्ञा पदबंध है उसके स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है, तो ऐसा उपवाक्य ही संज्ञा आश्रित उपवाक्य माना जाता है। फिर इसकी पहचान कैसे करते हैं? तो पहचान ये है कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य प्रायः की से जुड़ा रहता है। की से आरंभ होने वाला जो आश्रित उपवाक्य होता है वह हमेशा, हमेशा तो नहीं लेकिन प्रायः संज्ञा आश्रित उपवाक्य माना जाता है। हमेशा क्यों नहीं बोला? क्योंकि कहीं कहीं की का लोप हो जाता है या कुछ अपवाद हमें प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन प्रायः आप ये माने की से आरंभ जो हो रहा है वह वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य माना जाता है। वो कैसे? देखिए उदाहरण, शिक्षक ने कहा कि पृथ्वी गोल है। रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य है? तो उत्तर हुआ मिश्र वाक्य है। क्या पहचान हुई? की वाली पहचान आ गई, की से जुड़ा हुआ इसलिए मिश्र वाक्य हो गया। मिश्र हो गया तो अब प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य छांटिए। तो की से पहले जो लिखा हुआ शिक्षक ने कहा, ये तो प्रधान उपवाक्य हो गया, और की से लेकर के अंत तक का भाग आश्रित उपवाक्य हो गया। अब आश्रित उपवाक्य का भी भेद बताओ, तो यहाँ की से शुरू है तो इसको कह देंगे संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया। ऐसे ही मुझे मालूम था
कि तुम नहीं आओगे, मुझे मालूम था कि तुम नहीं आओगे। यह भी रचना के आधार पर मिश्र वाक्य है। इसमें भी हम देखें तो मुझे मालूम था की से पहले है, ये हमेशा प्रधान उपवाक्य हुआ, और की से लेकर के अंत तक है वो वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। ऐसे देखिए कहीं कहीं की का लोप भी हो जाता है। तो देखिए मुझे मालूम था तुम नहीं आओगे, की को नहीं लिखा, फिर भी यह वाक्य मिश्र वाक्य ही माना जाएगा, क्योंकि की को यहाँ लुप्त रख दिया गया है। और की से पहले जो कोमा का प्रयोग किया की के स्थान पर, उसके आधार पर प्रधान उपवाक्य पहले वाला भाग प्रधान उपवाक्य होगा और आगे वाला भाग है वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। और देखिए कभी उल्टा भी लिखा हुआ आ जाता है। एक वाक्य अपने पास में है, तुम नहीं आओगे मुझे मालूम था, तुम नहीं आओगे मुझे मालूम था। रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य होगा, तो यह भी मिश्र वाक्य माना जाएगा। बोलने वाले ने उल्टा बोल दिया है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं कि मुझे मालूम था कि तुम नहीं आओगे। अब ऐसे बोलेंगे तो मिश्र वाक्य हो गया, तो यह भी मिश्र वाक्य ही माना जाएगा। इसमें जो कि तुम नहीं आओगे, ये की से हम बोल सकते हैं, तो इसको तो संज्ञा आश्रित मानेंगे, और मुझे मालूम था इसको प्रधान उपवाक्य माना जाएगा। यहाँ इसको शुरू में लिख दिया तो वाक्य के आरंभ में संज्ञा आश्रित हो जाने के कारण की को लिखा नहीं जाता है, की को लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रचना के आधार पर यह मिश्र वाक्य ही माना जाता है। और देखिए हमने परिभाषा में ऊपर पढ़ा था कि मिश्र वाक्य में एक तो प्रधान उपवाक्य होते हैं और एक या अनेक आश्रित उपवाक्य हो जाते हैं। अब तक के उदाहरणों में आश्रित उपवाक्य एक एक ही आ रहा था, क्या दो आश्रित उपवाक्य भी हो सकते हैं? तो कैसे होता है मिश्र वाक्य में? देखिए, गांधी जी का कहना था कि अहिंसात्मक सत्याग्रह द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी और साथ ही राष्ट्र का नैतिक बल भी बढ़ेगा। पूरा वाक्य हमें दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य होगा, तो इसको हम मानेंगे मिश्र वाक्य। इसको संयुक्त वाक्य नहीं मानना है, यह वाक्य भी मिश्र वाक्य ही माना जाएगा। अब मिश्र वाक्य क्यों हुआ? तो देखिए की से जुड़ा हुआ है पहले, तो मिश्र वाक्य होगा। इसमें की से पहले गांधी जी का कहना था, ये भाग तो हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। गांधी जी का कहना था, ये तो प्रधान उपवाक्य है। फिर की से लेकर की अहिंसात्मक, की से लेकर के शुरू करेंगे कि अहिंसात्मक सत्याग्रह द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी, इसको हम आश्रित उपवाक्य मानेंगे, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, और ये पहला आश्रित उपवाक्य हो गया। दूसरा जोड़ दिया और साथ ही राष्ट्र का नैतिक बल भी बढ़ेगा, ये दूसरा आश्रित उपवाक्य है, वो भी संज्ञा की श्रेणी में ही मान लिया जाएगा। तो इसमें एक प्रधान उपवाक्य है, एक प्रधान उपवाक्य के साथ में दो आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा गया है, इसलिए यह पूरा का पूरा वाक्य मिश्र वाक्य ही माना जाएगा। और चूंकि शुरू में पहला जो आश्रित है वो की से जुड़ा हुआ है, इसलिए आश्रित उपवाक्य का भेद भी यहाँ संज्ञा आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। और देखिए ऐसे उदाहरण, शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि हमें कोरोना से भी लड़ना है और शिक्षा व्यवस्था को भी बनाए रखना है। रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य होगा? तो रचना के आधार पर यह मिश्र वाक्य माना जाएगा। कैसे पहचान करेंगे? तो वही इसमें की से जुड़ा हुआ वाक्य आ गया, इसलिए यह मिश्र वाक्य होगा। इसमें प्रधान और आश्रित छांटिए, तो की से पहले लिखा हुआ है शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है, ये किससे पहले हो गया, तो इसको तो मानेंगे प्रधान उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य हो गया। फिर किससे शुरू कर देंगे कि हमें कोरोना से भी लड़ना है, ये हो गया आश्रित उपवाक्य। किससे शुरू है तो इसको संज्ञा आश्रित उपवाक्य मान लेंगे, पहला संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया। और फिर दूसरा और शिक्षा व्यवस्था को भी बनाए रखना है, तो ये भी आश्रित उपवाक्य होगा, दूसरा आश्रित उपवाक्य इसको मान लिया जाएगा, भेद उसका संज्ञा आश्रित ही माना जाता है। इस तरीके से मिश्र वाक्य में एक या अनेक आश्रित उपवाक्य प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो संज्ञा आश्रित की पहचान होगी कि इससे आरंभ होने वाला उपवाक्य प्रायः संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। अब दूसरा आ रहा है विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य कौन सा होता है? तो देखिए,
ऐसा उपवाक्य जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पद की विशेषता प्रकट करता है वह विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। ऐसा कोई भी उपवाक्य जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा है उसकी विशेषता को प्रकट करेगा तो उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे विशेषण आश्रित की? तो पहचान का तरीका है, पहचान के लिए किसी संबंधवाचक सर्वनाम शब्द, जो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं, कौन से होते हैं? जो और जो से बनने वाले अन्य शब्द कैसे? कारक के अनुसार, जिसने कर्ता कारक, जिसे या जिसको कर्म कारक, जिससे करण कारक, जिसका जिसकी जिसके संबंध कारक, जिसमें जिस पर अधिकरण कारक। जो और जो से बनने वाले सर्वनाम शब्द ये एक वचन में है। बहुवचन में बोले तो जिन्होंने, जिन्हें या जिनको, जिनसे, जिनका, जिनकी, जिनके या फिर जिनमें, जिन पर, ये सभी शब्द जो हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। तो इनमें से यदि कोई आपको आश्रित उपवाक्य में लिखा हुआ मिल जाएगा तो वह उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य माना जाता है। जैसे उदाहरण देखिए अब इसके, जो बालक नीचे खड़ा है वह मेरा चचेरा भाई है। पहले पूछा जाता है रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य होगा, तो उसका उत्तर है मिश्र वाक्य। अब मिश्र की पहचान कैसे हुई? तो हम बताएंगे जो वह, ये जोड़े के साथ आने वाले योजक शब्द हो गए तो ये मिश्र वाक्य है। मिश्र हो गया तो अब इसमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य छांटिए। तो देखिए, जिस भाग में जय या ये से आरंभ होने वाला शब्द लिखा हुआ है, तो जो बालक नीचे खड़ा है इसमें जैसे आरंभ होने वाला शब्द हो गया जो, तो इसको मानेंगे आश्रित उपवाक्य। और दूसरा भाग हो जाएगा वो होगा प्रधान उपवाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य। अब आश्रित उपवाक्य का भेद पूछें तो ये संबंधवाचक सर्वनाम जो से शुरू हो गया तो इसको अपन विशेषण आश्रित उपवाक्य मान लेंगे कि ये विशेषण आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। ऐसे देखिए, मेरे कमरे में एक ऐसा रेडियो है जो बहुत पुराना है। मेरे कमरे में एक ऐसा रेडियो है जो बहुत पुराना है। यह कैसा वाक्य है? तो ये भी मिश्र वाक्य माना जाएगा। जो ऐसा, ये दो योजक शब्दों के रूप में जुड़ गया तो ये मिश्र वाक्य है। मिश्र है तो प्रधान और आश्रित छांटिए। तो देखिए, दो भाग इसके करें तो जो बहुत पुराना है इसमें जय वाला शब्द आ गया तो ये तो आश्रित उपवाक्य होगा, और मेरे कमरे में एक ऐसा रेडियो है ये प्रधान उपवाक्य माना जाएगा। अब आश्रित उपवाक्य का भेद पूछा जा रहा है तो जो संबंधवाचक सर्वनाम वाला शब्द आ गया तो इसको मान लेंगे विशेषण आश्रित उपवाक्य, और दूसरा है वो प्रधान उपवाक्य। ऐसे देखिए, जिसे तुम जानते ही नहीं उसे उससे क्या बात करोगे। यह रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। कैसे पहचान हुई? जिसे, उससे, ये दो योजक शब्दों के रूप में जोड़ा गया तो मिश्र वाक्य है। अब इसमें प्रधान और आश्रित छांटिए। तो देखिए, जिसे तुम जानते ही नहीं एक भाग है और जैसे आरंभ होने वाला शब्द इसमें है तो इसको हम विशेषण आश्रित उपवाक्य मानेंगे, और दूसरा भाग होगा वो प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। फिर देखिए, मैं वे रुपये वापस नहीं लूंगा जिन्हें दान दे चुका हूं। जिन्हें दान दे चुका हूं, रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य होगा। क्या पहचान हुई? जिन्हें, वे, ये जोड़ी के रूप में शब्द आ गए तो ये मिश्र वाक्य होगा। मिश्र हो गया तो प्रधान और आश्रित उपवाक्य छांटिए। तो देखिए, जिन्हें दान दे चुका हूं, इसमें जैसे आरंभ होने वाला शब्द है तो ये आश्रित उपवाक्य होगा, और आश्रित में भी संबंधवाचक सर्वनाम का शब्द होने के कारण विशेषण आश्रित उपवाक्य मान लिया जाएगा, और जो दूसरा भाग बच गया वो अपने आप प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। अब इस तरीके से अपन विशेषण की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए, आश्रित उपवाक्य कहाँ पर लिखा जाता है? वाक्य के आरंभ में होता है या बीच में होता है या अंत में होता है? इसकी पहचान कैसे करें? तो इसकी कोई निश्चितता नहीं है। आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, तो अंत में भी उसका प्रयोग हो सकता है। अपने बोलने का तरीका, लिखने का तरीका होता है वो कहीं पर भी लिखा जा सकता है। कैसे? देखिए उदाहरण, जो लड़का यहाँ आया था वह कोरोना से ग्रस्त था।
एक वाक्य आ गया, जो लड़का यहाँ आया था वह कोरोना से ग्रस्त था। रचना के आधार पर यह मिश्र वाक्य हुआ। मिश्र में भी देखिए जो वाला शब्द है वो तो हो गया विशेषण आश्रित और अन्य भाग है वो प्रधान उपवाक्य की श्रेणी में माना जाएगा। तो इसमें जो आश्रित उपवाक्य है वो आरंभ में आ रहा है, शुरू में आ रहा है। इसी को अपन ऐसे भी बोल दें, वह लड़का जो कल यहाँ आया था कोरोना से ग्रस्त था। अब यहां पर जो कल यहां आया था ये आश्रित उपवाक्य है, विशेषण आश्रित उपवाक्य है, और बाकी दोनों भाग हैं वो प्रधान उपवाक्य की श्रेणी में माने जाएंगे। तो यहां आश्रित उपवाक्य बीच में आ गया है, तो शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। और देखिए इसी वाक्य को अपन कैसे बोलें, इसी का तीसरा तरीका है, वह लड़का कोरोना से ग्रस्त है जो कल यहां आया था। ये भी मिश्र वाक्य हुआ। जो कल यहां आया था ये विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया और पहला भाग प्रधान उपवाक्य हो गया। तो यहां आश्रित उपवाक्य है वो अंत में लिखा गया है। तो अपन ये कह सकते हैं कि आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वो शुरू में भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, तो अंत में भी उनका प्रयोग किया जा सकता है। ये इनके लिखने का तरीका होगा। अब इस विशेषण आश्रित में भी दो दो आश्रित उपवाक्य देखिए कैसे आ सकते हैं। तो देखिए एक उदाहरण है, इधर बहुत से ग्रंथ मेरे देखने में आए हैं जो 5वीं से 10वीं शताब्दी तक लिखे गए थे और जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। पूछा जाए रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य होगा, तो इसको भी संयुक्त नहीं मानना है, यह वाक्य मिश्र वाक्य ही माना जाएगा। अब मिश्र वाक्य है तो पहचान किससे की, तो जो और ऐसे इस प्रकार बहुत से ग्रंथ ऐसे हो गए, तो ये जो पहचान है वो मिश्र वाक्य की हो रही है। अब इसमें भी प्रधान कौन सा माने, आश्रित कौन सा माने, तो देखिए जैसे आरंभ होने वाला जो 5वीं से 10वीं शताब्दी तक लिखे गए थे ये तो आश्रित उपवाक्य होगा, और इससे पहले इधर बहुत से ग्रंथ मेरे देखने में आए हैं ये प्रधान उपवाक्य माना जाएगा। तो ये प्रधान हो गया, जो वाला आश्रित हो गया। फिर दूसरा भी जो से हो रहा है, और जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं ये भी आश्रित उपवाक्य होगा, विशेषण आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। तो इसमें एक प्रधान उपवाक्य है, दो आश्रित उपवाक्य आए हैं, दोनों ही विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं, तो यह मिश्र वाक्य माना गया। अब तीसरा भेद आते हैं, आश्रित उपवाक्य का तीसरा भेद होता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसकी पहचान क्या होती है, तो देखिए जो आश्रित उपवाक्य किसी क्रिया विशेषण पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। परिभाषा तो ये है कि जो क्रिया विशेषण पदबंध के स्थान पर आ सकते हैं, उनके रूप में आ सकते हैं, वे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब इसकी पहचान कैसे करें, तो आप ये मान लें की वाला तो संज्ञा आश्रित हो गया, जो या जो से बनने वाले अन्य शब्द हैं, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं, वो विशेषण आश्रित हो गया। अब जो शेष शब्द बच गए जैसे जैसा, जैसी, जैसे, जितना, जितनी, जितने, या जहां, यदि, यद्यपि, ऐसे शब्दों से अगर कोई वाक्य आरंभ हो रहा है आश्रित वाला तो उसको ही क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य माना जाता है। ऐसा वाक्य क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, वह ऐसे चल रहा था जैसे बीमार चलता हो। रचना के आधार पर यह मिश्र वाक्य है, जैसे वह, ये इसकी पहचान होगी, योजक शब्द जोड़ी के रूप में आ गए तो मिश्र वाक्य है। अब जिसमें जय वाला भाग है वो आश्रित उपवाक्य होगा और अन्य भाग है वो प्रधान उपवाक्य माना जाएगा। अब आश्रित का भी भेद पूछें तो जैसे ये क्रिया की विशेषता बता रहा है तो इसको हम क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य मान लेंगे। फिर देखिए, जब मैं 12वीं में पढ़ता था तब रोज फिल्में देखता था, यह कैसा वाक्य है, तो जब तब ऐसा भाव आ गया तो मिश्र वाक्य माना जाएगा। मिश्र वाक्य में है तो फिर आश्रित और प्रधान छांटिए, तो जय वाला शब्द जब, ये लिखा जब मैं 12वीं में पढ़ता था, ये जय वाला तो आश्रित उपवाक्य होगा और दूसरे वाला भाग प्रधान उपवाक्य हो गया। और जब समय को प्रकट कर रहा है तो ये समय कालवाचक क्रिया विशेषण के रूप में आ गया, तो इसको हम क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य मान लेंगे। ऐसे देखिए, जहां तुम बैठे हो वहां कभी मैं भी बैठा करता था, यह कैसा वाक्य है, तो मिश्र वाक्य है। पहचान क्या हुई,
जहां और वहां की पहचान हो गई, जहां वहां के कारण मिश्र वाक्य हुआ। अब जिसमें जय है वो आश्रित उपवाक्य है और जहां शब्द आ गया तो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा और दूसरा भाग है वो प्रधान उपवाक्य हो गया है। ऐसे ही यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता, ये मिश्र वाक्य हुआ। कैसे हुआ कि यदि, तो ये दो योजक शब्द आ गए इसलिए मिश्र वाक्य हुआ। फिर पहचान करें आश्रित कौन सा होगा, तो जिस भाग में यह लिखा हुआ है जय और यह, तो यह वाला शब्द आ गया यदि, तो ये तो हो गया आश्रित उपवाक्य और उसका भेद हो जाएगा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य और दूसरा भाग है वो प्रधान उपवाक्य, तो मैं उसकी मदद करता, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। ऐसे देखिए जरूरी नहीं कि जय और ये वाले शब्द ही आए, कुछ शब्द भाव के अनुसार बदल भी सकते हैं। कुछ उदाहरण देखिएगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो वह नहीं मानेगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो पर वह या तो भी वह नहीं मानेगी, तो चाहे तो भी ये इसमें दो दो का जोड़ा हो गया तो ये मिश्र वाक्य माना जाएगा। अब जैसे जय वाले को ये वाले को आश्रित मानते हैं तो यहाँ च वाला है वो आश्रित के रूप में आ जाएगा। चाहे तुम कुछ भी कर लो यह आश्रित उपवाक्य है और इसमें क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य माना जाएगा, तो भी वह नहीं मानेगी, ये प्रधान उपवाक्य हो गया है। ऐसे देखिए, दरवाजा बंद कर दो जिससे ठंडी हवा बाहर न निकले, दरवाजा बंद कर दो जिससे कि ठंडी हवा बाहर न निकले। यहाँ जिससे है वो किसी संज्ञा की विशेषता नहीं बता रहा, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठंडी हवा बाहर नहीं निकले, तो इसलिए इस जिससे वाले वाक्य को क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य माना जाएगा, विशेषण आश्रित नहीं मानेंगे। तो जय वाला है वो क्रिया जिससे ठंडी हवा बाहर नहीं निकले, ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है और जो बच गया दरवाजा बंद कर लो ये प्रधान उपवाक्य माना जाएगा। ऐसे देखिए, यद्यपि मैंने कठिन मेहनत की थी तथापि मुझे सफलता नहीं मिली, ये भी मिश्र वाक्य है। पहचान यद्यपि तथापि ये दो योजक शब्द हो गए इसलिए मिश्र हुआ। यह वाला शब्द है वो आश्रित है और आश्रित में क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य माना जाएगा और दूसरा भाग प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। ऐसे ही, मैं समय पर नहीं पहुंच सकूंगी क्योंकि मेरे पति बीमार हैं, ये भी मिश्र वाक्य होगा। इसमें भी की वाला भाग है तो ये क्योंकि एक कारण के रूप में नहीं आने का कारण बताया गया है, तो क्रिया की विशेषता है तो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा और पहला भाग प्रधान उपवाक्य के रूप में माना जाएगा। ऐसे ही, जितनी मेहनत करोगे उतनी ही सफलता मिलेगी, जितनी उतनी क्रिया का प्रतिफल है तो जय वाला क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया और दूसरा भाग प्रधान उपवाक्य माना जाएगा। फिर देखिए, हालांकि मैं उसके स्वभाव से परिचित था फिर भी मैंने उससे शादी की, तो इसमें भी हालांकि फिर भी ये जोड़े के रूप में आ गए तो इसलिए यह मिश्र वाक्य होगा और हालांकि शब्द मुख्य रूप से मुख्य योजक शब्द के रूप में है तो इसको हम क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य मानेंगे और दूसरा भाग है वो प्रधान उपवाक्य की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे देखिए, वह इसलिए असफल हुआ कि उसने मेहनत नहीं की, इसमें भी इसलिए क्योंकि ये जोड़े के रूप में आ गए इसलिए इसको हम मिश्र वाक्य मानेंगे और इसमें भी सफल नहीं होने का कारण बताया गया है तो जो की वाला है वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की श्रेणी में चला जाएगा। अभी मैंने कहा था कि सदैव नहीं होता संज्ञा आश्रित, कुछ अपवाद मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ की वाले को क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य मानेंगे और जो पहला भाग है उसे प्रधान उपवाक्य माना जाएगा। ये तीन तरह के उपवाक्य होते हैं, एक संज्ञा आश्रित, एक विशेषण आश्रित और एक क्रिया विशेषण आश्रित। इन तीनों की पहचान आप कर सकते हैं। पहचान का सीधा तरीका है की से आरंभ होने वाला वाक्य प्रायः संज्ञा आश्रित होता है, जो या जो से बनने वाले अन्य जितने भी सर्वनाम शब्द हैं वो विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है और जैसा जैसी जैसे जितना जितनी जितने जहाँ यदि यद्यपि चाहे हालांकि जैसे शब्दों से आरंभ है वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य माना जाता है। लेकिन की वाले में थोड़ा सा ध्यान देना है, हमने कहा कि की वाला संज्ञा आश्रित होता है लेकिन हमेशा नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा, तो देखिए की वाले वाक्य में की से पहले वाले भाग में यानी जो प्रधान उपवाक्य वाला भाग है उसमें यदि इतना इतनी इतने
इसलिए या ही शब्द लिखा हुआ मिल जाए तो उसे संज्ञा आश्रित नहीं मानना है। ऐसे वाक्य को हमें क्या मानना है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। किससे पहले देखना है? किससे पहले वाला जो प्रधान उपवाक्य वाला भाग है उसमें इतना, इतनी, इतने या इसलिए या ही लिखा हुआ मिले तो उस वाक्य को हमें क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य मान लेना है। जैसे कुछ उदाहरण, अन्य उदाहरण अपन देख रहे हैं। छात्र ने शिक्षक से कहा कि वह बीमार हो गया था। ये मिश्र वाक्य हुआ। मिश्र वाक्य में की से शुरू होने वाला जो है वो आश्रित उपवाक्य होगा और इस आश्रित को संज्ञा आश्रित उपवाक्य ही माना जाएगा। और दूसरा जो बच गया वो प्रधान उपवाक्य है। फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये लोकोक्ति है। लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है, तो ये एक वाक्य है और मिश्र वाक्य होगा जिसकी उसकी ये पहचान होगी। अब जय वाला है जिसका, जिसकी, जिसके, ये विशेषण संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में है तो इसको अपन विशेषण आश्रित उपवाक्य मानेंगे और उसकी भैंस को प्रधान उपवाक्य माना जाएगा। फिर जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये भी मिश्र वाक्य है। इसमें जैसा वाला शब्द आ गया तो वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा और दूसरा भाग वैसा भरोगे ये प्रधान उपवाक्य माना जाएगा। यदि मैं एक पक्षी होता तो हर कहीं उड़ता फिरता, यदि तो से जुड़ा हुआ है तो मिश्र वाक्य होगा। यदि वाला शब्द आ गया तो उसको अपन क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य मान लेंगे और दूसरा प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। फिर देखिए, वह इतना बेईमान है कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। की से जुड़ा हुआ है इसलिए मिश्र वाक्य होगा। की से पहले जो है वो प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। की से पहले प्रधान उपवाक्य और की से लेकर के अंत तक आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य की भेद पहचान करें तो की से है लेकिन फिर भी ये संज्ञा आश्रित नहीं, क्योंकि इससे पहले वाले भाग में इतना शब्द लिखा हुआ मिल गया तो इसको हम क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य मानेंगे। ऐसे ही मैं घर से निकला ही था कि अचानक वर्षा होने लगी, ये भी की से जुड़ा हुआ है इसलिए मिश्र वाक्य है। की से पहले वाला भाग प्रधान और की से अंत तक का भाग आश्रित उपवाक्य होगा। अब आश्रित का भेद पूछें तो इसको भी संज्ञा आश्रित नहीं मानेंगे, क्योंकि की से पहले वाले भाग में ही लिखा हुआ जुड़ गया तो इसको भी क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। फिर देखिए, मैं इसलिए न आ सका कि मेरी तबीयत खराब थी, की से जुड़ा हुआ है इसलिए मिश्र वाक्य है। की वाला आश्रित होगा और पहले वाला भाग प्रधान उपवाक्य होगा। अब आश्रित उपवाक्य का भेद पूछें तो ये भी संज्ञाश्रित नहीं होगा, क्रिया विशेषण है। क्यों है? क्योंकि की से पहले वाले भाग में इसलिए शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको संज्ञा आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। ऐसे आप पहचान कर सकते हैं। यदि या अगर तुम मेरी बात मानोगी तो सदा खुश रहोगी, तो इसमें यदि वाला क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा, दूसरा भाग प्रधान उपवाक्य माना जाएगा। ऐसे देखिए, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। इसमें जब जब धर्म की हानि होती है ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हुआ और तब तब मैं अवतार लेता हूं ये प्रधान उपवाक्य माना जाएगा। ऐसे जिसको या जिसे सफल होना है वह निश्चित मेहनत करेगा, तो जिसे जिसको ये विशेषणाश्रित उपवाक्य हुआ और वह निश्चित मेहनत करेगा ये प्रधान उपवाक्य माना जाएगा। तो ये मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान और आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, उनकी पहचान करने का तरीका है। इन तरीकों को अपनाकर आप हर वाक्य की पहचान कर सकते हैं। अब चलते हैं संयुक्त वाक्य की ओर। संयुक्त वाक्य क्या होता है? तो देखिए, जब किसी वाक्य में 2 साधारण वाक्य अथवा 2 मिश्र वाक्य अथवा एक साधारण या एक मिश्र वाक्य किसी एक योजक शब्द से, जैसे और, एवं, तथा, अथवा, या, वा, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अपितु, ऐसे जो एक एक शब्द आते हैं बिना जोड़े के, इनसे अगर जुड़े हुए मिल जाएं तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य माना जाता है। तो संयुक्त वाक्य में 2 साधारण वाक्य भी हो सकते हैं, 2 मिश्र वाक्य भी हो सकते हैं अथवा एक साधारण और एक मिश्र वाक्य भी हो सकता है। इनको किसी एक योजक शब्द से जोड़ दिया जाता है तो वह पूरा वाक्य संयुक्त वाक्य मान लिया जाता है। फिर देखिए, संयुक्त वाक्य में
एक से अधिक प्रधान या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। इसमें एक से ज़्यादा प्रधान वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में एक ही प्रधान होता है और इसमें एक से ज़्यादा प्रधान उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं तथा प्रधान उपवाक्यों के साथ उनके आश्रित उपवाक्य भी काम में लिए जा सकते हैं। फिर देखिए, संयुक्त वाक्य में आए हुए उपवाक्य समान स्तर के उपवाक्य होते हैं। जो भी उपवाक्य होते हैं वो सभी समान होते हैं, प्राय प्रधान होते हैं। सभी समान स्तर के होने के कारण इनमें न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है, इसलिए इनको संयुक्त वाक्य के जो उपवाक्य होते हैं उनको हम समानाधिकरण उपवाक्य या समानाधिकृत उपवाक्य के नाम से भी पुकारते हैं। संयुक्त वाक्य के जो उपवाक्य होते हैं वो सभी समान स्तर के होते हैं, इसलिए उनको समानाधिकरण उपवाक्य या समानाधिकृत उपवाक्य के नाम से भी पुकारा जाता है। देखिए कुछ उदाहरण। राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य होगा? तो इसका उत्तर है संयुक्त वाक्य होगा। क्या पहचान हुई है? तो पहचान आ रही है कि राम पढ़ता है एक वाक्य साधन वाक्य हो गया, श्याम खेलता है दूसरा साधन वाक्य हो गया, दोनों को और से जोड़ा गया है तो ये पूरा स्वतंत्र वाक्य, पूरा का पूरा संयुक्त वाक्य हो गया। फिर देखिए, कृष्ण बांसुरी बजाते थे तथा राधा नृत्य करती थी। इसमें भी दो साधारण वाक्यों को तथा से जोड़ दिया गया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य होगा। फिर वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया। तो वह बीमार था एक साधारण वाक्य, स्कूल नहीं आया दूसरा साधारण वाक्य, दोनों को एक योजक शब्द इसलिए से जोड़ दिया तो यह संयुक्त वाक्य माना जाएगा। देखिए, इसलिए शब्द मिश्र वाक्य में भी आता है, लेकिन वो की से पहले इसलिए आए तब तो वहां मिश्र वाक्य मानना है, और की जगह पर इसलिए आए तो उसे संयुक्त वाक्य माना जाएगा। ऐसे देखिए, मैं खाना खाकर लेटा ही था कि अचानक पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। यह रचना के आधार पर कैसा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य होगा। इसमें दो मिश्र वाक्य आए हैं। मैं खाना खाकर लेटा ही था कि अचानक पेट में दर्द होने लगा, पहला मिश्र वाक्य। फिर दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा, दूसरा मिश्र वाक्य। दोनों को और से जोड़ दिया तो ये संयुक्त वाक्य माना जाएगा। ऐसे देखिए, विद्या से ज्ञान बढ़ता है, विचार शक्ति प्राप्त होती है और सम्मान भी मिलता है। यह कैसा वाक्य है? तो इसमें तीन प्रधान वाक्यों को जोड़ दिया गया है। तीन साधारण वाक्य जुड़ने के कारण संयुक्त वाक्य माना जाएगा। ऐसे ही, क्या सोचा था क्या हो गया? बीच में से और या पर को लुप्त कर दिया गया है। क्या सोचा था और क्या हो गया? क्या सोचा था पर क्या हो गया? तो यह संयुक्त वाक्य माना जाएगा। काम किया है इसलिए पैसे तो मांगूंगा ही। काम किया है पैसे तो मांगूंगा ही, ये कैसा वाक्य होगा? तो यह भी संयुक्त वाक्य माना जाएगा। इसलिए से इनको जोड़ा जा सकता है, उसका लोप रखा गया है, इसलिए इसको संयुक्त वाक्य मान लेंगे। ये संयुक्त वाक्य की पहचान है। दो साधारण वाक्य, दो मिश्र वाक्य अथवा एक साधारण एक मिश्र वाक्य को जोड़ दिया जाता है, वही संयुक्त वाक्य हो जाता है। फिर संयुक्त वाक्य के भी उपभेद माने जाते हैं। उपभेद कितने होते हैं? 4 उपभेद। संयुक्त वाक्य के बीच में जो योजक शब्द आ रहा है उस योजक शब्द के आधार पर, उसकी प्रकृति के आधार पर 4 उपभेद इसके मान लिए जाते हैं। तो संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त उपवाक्यों के परस्पर जुड़ने वाले संबंधों के आधार पर संयुक्त वाक्य के 4 भेद माने जाते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला संयोजक संयुक्त वाक्य, दूसरा विभाजक संयुक्त वाक्य, पहला संयोजक दूसरा विभाजक, तीसरा विरोधवाचक संयुक्त वाक्य और चौथा परिणामवाचक संयुक्त वाक्य। ये 4 भेद कर दिए जाते हैं, शब्दों के आधार पर इनकी पहचान होती है। पहले संयोजक संयुक्त वाक्य की पहचान, और से, तथा से, एवं से कोई वाक्य जुड़ जाएगा वह संयुक्त वाक्य संयोजक के नाम से पुकारा जाता है। जैसे राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, और से जुड़ गया तो इसको संयोजक संयुक्त वाक्य माना जाएगा। तुम वहाँ बैठो तथा वे लोग यहाँ बैठेंगे, ये तथा से जुड़ गया इसलिए संयोजक संयुक्त वाक्य हुआ। फिर आपके लिए खिचड़ी बनी है एवं मेरे लिए चावल बने हैं, तो ये एवं से जुड़ गया तो इसको भी संयोजक संयुक्त वाक्य माना जाएगा। फिर विभाजक संयुक्त वाक्य क्या होता है?
तो विभाजक में देखें, अथवा से, या से, वा से जुड़ने वाला जो वाक्य है उसको हम विभाजक कह देते हैं। जैसे बैठ जाओ अथवा चले जाओ, दोनों वाक्यों को अथवा से जोड़ दिया तो पहले संयुक्त है और संयुक्त में विभाजक संयुक्त वाक्य माना जाएगा। आप आ जाओगे या मैं फिर से फोन करूं, इसमें दोनों को या से जोड़ा गया है तो ये भी विभाजक संयुक्त वाक्य है। वह मेरे साथ रहेगा कि या सुरेश के साथ, तो ये भी संयुक्त वाक्य है और इसमें या से या की से अपन जोड़ सकते हैं। ऐसे ये की है वो या के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए इसको विभाजक संयुक्त वाक्य के रूप में माना जाएगा। परीक्षा में ध्यान रखना, वह मेरे साथ रहेगा कि सुरेश के साथ, तो यहाँ जो की अगर लिख दिया गया तो उसको मिश्र नहीं मानना है, ये की या के भाव को प्रकट कर रहा है, इसलिए इसको संयुक्त वाक्य ही माना जाएगा और इसको विभाजक संयुक्त वाक्य हम कहेंगे। फिर देखिए, विरोधवाचक शब्द में किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, पर ऐसे शब्द आ जाएं तो वो विरोधवाचक संयुक्त वाक्य माना जाता है। जैसे हम घर जाना चाहते थे पर, परंतु, किंतु या लेकिन आपने नहीं जाने दिया, तो ये पर, परंतु, किंतु, लेकिन से जुड़ा हुआ है तो संयुक्त वाक्य है और संयुक्त में विरोधवाचक माना जाएगा। कपिल खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई में कमजोर है, ये मगर से जुड़ गया दो वाक्य, तो पहले संयुक्त है और संयुक्त में विरोधवाचक माना जाएगा। फिर चौथा भेद है परिणामवाचक संयुक्त वाक्य। परिणामवाचक संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं, इसकी पहचान कर पाएंगे, इसलिए से, अतः से, सो से, इनसे जुड़ने वाला कोई भी संयुक्त वाक्य है वो परिणामवाचक संयुक्त वाक्य माना जाता है। जैसे वह बीमार है इसलिए आज उदास बैठी है, वह बीमार है एक साधारण, आज उदास बैठी है दूसरा साधारण, इसको इसलिए से जोड़ दिया तो संयुक्त वाक्य हुआ और संयुक्त में उपभेद पूछें तो परिणामवाचक हो गया। परिणाम क्यों निकला, आज बाजार बंद है अतः कुछ नहीं मिलेगा, अतः से जुड़ गया तो ये भी परिणामवाचक संयुक्त वाक्य हुआ। फिर वह वहाँ जाना ही नहीं चाहता था सो झूठ बोल दिया, इसमें भी सो से जोड़ दिया तो इसको परिणामवाचक संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। ये रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य हो जाते हैं, पहला साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। तो इनकी पहचान हम सीख रहे हैं। अगले वीडियो में अपन अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और वाक्य के अन्य गुण कौन कौन से होते हैं इनका विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।